नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर साथियों। साथियों बहुत-बहुत शुक्रिया है सभी का, जब एक बार आप लोग जुड़ जाएँ, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें साथियों क्योंकि आज से आपका दोस्तों सीटेट का मॉडल पेपर यानी दोस्तों यह तो पहले 9 दिसंबर 2018 में जो पेपर हुआ था, उसका पूरा का फुल सॉल्यूशन 150 क्वेश्चन हम लिए हैं साथियों यहाँ पर। 150 के 50 बच्चों आपको कराने वाले हैं। फटाफट देखते जाना और इसका पीडीएफ आपको करंट हेवन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा साथियों। मतलब कि ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर सारे पीडीएफ दे दिए जाते हैं बच्चों। अगर बात करें एनवायरनमेंट के टॉपिक वाइज़ मतलब बेसिक क्लासेस कहाँ पर हैं तो बच्चों प्लेलिस्ट में है। अगर बच्चों बात करें मैथ के बेसिक क्लासेस कहाँ पर है बच्चों तो प्लेलिस्ट में है। अगर बात करें बच्चों इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक क्लास कहाँ पर है तो बच्चों प्लेलिस्ट में है। यानी सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे साथियों। आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा और यहाँ पे हम टेस्ट रेगुलर अब कर देंगे साथियों। यहाँ तो कह रहे हैं कि कम से कम नहीं तो 4 या 5 4 फुल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज़ टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे, जो कि मॉडल टेस्ट होंगे। यह पहला आपका 2018 का बच्चों फुल टेस्ट है। 2018 का पेपर है यह पूरा समझ लीजिए 9 दिसंबर का। हम आपको दिखाएँगे, इसका थंबनेल पर लगाकर आपको देंगे, ज़रूर आप उसे देखिएगा। 9 दिसंबर 2018 का यह पेपर है साथियों। इसे पाँचों के पाँचों विषय हमने लिया है, 150 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ के हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और कुछ के एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टेस्ट है बच्चों, तो हमने बेसिक क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन कर लिया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, दोस्तों इसमें बाल विकास है, एनवायरनमेंट है, मैथ है और इसके बाद आपका और हिंदी है बच्चों और इंग्लिश है। ये पाँचों सब्जेक्ट इसमें हैं, हमने लिया हुआ है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइएगा कौन-सा करता है? ऑप्शन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं बच्चों। क्या यह इसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आगे देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना बच्चों। इसके साथ बहुत सारे काम होते हैं। क्या इसका केवल एक ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है? बताना ज़रा। केवल एक ही होता है क्या? तो मतलब यह हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है इस पे हम अभी करते हैं। और इसके बाद बच्चों तीसरा क्या बोल रहा है ऑप्शन? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए बच्चों। बच्चों हो सकता है कोई शिक्षक अगर पाठ्य पुस्तक से न पढ़ाना चाहता हो, अगर अपने विचार से पढ़ाना चाहता है बच्चों, तो इसमें क्या हर्ज है उसको? आगे देखना। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ-साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है बच्चों। क्या यह भी सही हो सकता है बच्चों? इसमें पूछा क्या है? पहले ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब सारे के सारे हमको आपको लग रहे होंगे चार सारों के सारे सर ये तो वर्णन कर ही रहे हैं। लेकिन बच्चों को सबसे अच्छा की बात करेगा तो आराम के लिए जगह बनाना। आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं बच्चों, है ना? आराम के लिए बच्चों किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठ्य चर्चा में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाता है कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक के प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं बच्चे। तो यह बच्चों में अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है बच्चों। अतः एक शिक्षक की भूमिका तब अधिक महत्व रखती है जब उपयुक्त वातावरण में बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि राइट आंसर बच्चों आपका एक सही है। चलिए अगला देखिएगा। आप लोग का जितना प्रश्न सही हो रहा होगा ज़रूर बताएँगे लास्ट में बच्चों। पहले थोड़ा-सा हम स्लो चलेंगे फिर उसके बाद फ़ास्ट अपने आप हो जाएँगे ना? देखिएगा, हम अभी प्रश्न पहले देख लीजिए ज़ूम कर दिए हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा को कौन-सी प्रोत्साहित करेगी? आप खुद सोचिए इसमें। पहला ऑप्शन क्या दिया है? थोड़ा-सा हमको ज़ूम आउट करना पड़ेगा बच्चों ना। पहला ऑप्शन देखिएगा क्योंकि लंबा है, प्रश्न थोड़ा लंबा है, उत्तर उसका देख रहे हैं कितना लंबा है? इस वजह से थोड़ा-सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। पहला बोल रहा है बच्चों, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा होनी चाहिए। क्या यह प्रोत्साहित करती है शिक्षा को बच्चों? मतलब पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित और संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, यह क्या संचारित करती है बच्चों की? बताना, आप खुद बताना। पहला। दूसरा देखना क्या बोल रहा है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे बच्चों, यह कदापि नहीं हो सकता। ये कदापि नहीं हो सकता। मतलब समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, क्या वैसी चीजें कौन सी है बच्चों जो कि बच्चों को पढ़ाई के लिए हैं और बच्चों से दूर ही रहें? तो कैसे बच्चों को बताइए प्रोत्साहित करेगा? नहीं ना करेगा। तो दूसरा भी गलत। तीसरा देखिएगा बच्चों, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में खुली गतिविधि कोने हों
मतलब खुली गतिविधि होनी चाहिए, इसकी बात ये कर रहा है। और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी मतलब शेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल बच्चों, यही राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि अधिगम बच्चों, अधिगम के समय छात्र उचित प्रकार से समय अधिक अधिगम करते हैं। मतलब कि एक तरह से उस समय अधिगम बहुत ज़्यादा करते हैं, सीखना चाहते हैं, जब छात्रों को कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि वाले स्थान प्रदान किए जाते हैं। मतलब कोना, एक कोना प्रदान कर दिया जाए बच्चों। इस प्रकार के स्थानों पर जब छात्र एक साथ इन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, तो वहाँ अधिगम की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। याद रखना बच्चों, सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। बच्चे अगर जब चाहें तब उनको, अगर पूरे क्लास में या फिर किसी कोने में अगर उनको बुक वगैरह मिल जाए, शिक्षा का सामान मिल जाए, तो उस समय बच्चों की सीखने की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। इन सभी क्रियाओं के अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के साहित्यों को खुली अलमारी यानी कि शेल्फ में बच्चों रखकर उपलब्ध कराया जाए, तो अधिगम कार्य अधिक सुगमता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है बच्चों। यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा? तीसरा आपका राइट होगा बच्चों, तीसरा सही होगा। आप देख सकते हैं, थोड़ा स्लो चलेंगे, घबराना मत। फिर उसके बाद बच्चों फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी और मैथ के लिए हम तो बिल्कुल फास्ट पढ़ाएंगे बच्चों, उसमें केवल आंसर टिक करेंगे। आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा और 4 का, दोनों का आंसर बताइएगा। दोनों आपके स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है बच्चों? तीसरे का जो राइट आंसर होगा बच्चों, आप खुद देखिएगा, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है बच्चों। इसमें पूछा जा रहा है, कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। मतलब कि जहाँ पर संसाधन रहित है बच्चों, मतलब कोई संसाधन नहीं है, तो वहाँ पर संसाधन को एक तरह से वह उपलब्ध कराती है ना, संसाधन उपलब्ध कराती है। बिल्कुल बच्चों, पाठ्य पुस्तक अगर हैं, पाठ्य पुस्तक की भूमिका तो यही रहती है ना। जहाँ पे संसाधन बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर अगर पाठ्य पुस्तक है, तो क्या करेगा बच्चों? अधिगम का मापन करेगा, अधिगम संसाधन बना देगा वहाँ पर। यानी कि यह आपका एक सही बच्चों, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जाता है। दूसरा देखिए का ऑप्शन क्या बोल रहा है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है बच्चों। ये तो है, लेकिन यहाँ पे सबसे हमको देखिए, सीटेट में बच्चों आपको सीडीपी इस कदर मिलेगा कि लगेगा आपको सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना होगा, अपने अक्ल को घुमाना होगा, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं भविष्य के। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आखिर क्या इसमें से सही हो सकता है, चारों ऑप्शन में से क्या एक्यूरेट है, क्या एग्जैक्ट है ना। तो यानी कि हमारा पहला वाला सही है बच्चों। तीसरा वाला देखना, इसमें तीसरा भी ऑप्शन पढ़ लिया जाए, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती है। बच्चों, क्या पुस्तक, पाठ्य पुस्तक एक राज्य या फिर एक राष्ट्र की अधिगम एक रूपता बनाए रखती? उतना सोचना क्यों बच्चों, जब हमें एग्जैक्ट आंसर हमको मिल गया, ये वाला फर्स्ट वाला, कि वे संसाधन रहित, जहाँ पे संसाधन नहीं है वहां पर संसाधन सहित व्यवस्था कर देती है। यानी कि अधिगम संसाधन वहां बना देती है एक तरह से। मतलब सही है ना, हमारा पहला वाला सही बच्चों। अब देखिएगा चौथा का ऑप्शन देखिएगा। सभी लोग आंसर दे दिए होंगे, मैं हमें उम्मीद है। राष्ट्रीय पाठ्याचार्य फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ अपनी समझ बच्चों, चौथा ऑप्शन दिखाते हैं आपको, अपनी समझ देखिए, अब चौथा ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों, रचनावाद से प्राप्त की है बच्चों। रचनावाद इसका राइट आंसर होगा बच्चों, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने बच्चों अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है बच्चों, जो बताता है कि बच्चों का अधिगम सीखने की प्रक्रिया यानी किस प्रकार होता है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभवों पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में बच्चों अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं, यह बताता है बच्चों। रचनावाद से प्राप्त होता है ये सारी चीजें। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? चौथा। मतलब चौथे का फोर्थ राइट आंसर होगा बच्चों, रचनावाद। बच्चों घबराना मत, ये सारे के सारे हम क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। और बहुत सारे हमने टेलीग्राम ग्रुप में सारे के सारे बच्चों जितने भी टेस्ट हुए हैं, यूपी टेट के हो गए, और प्लस जितने भी हमने टॉपिक वाइज टेस्ट लिया है बच्चों, जैसे कि हिंदी के मैक्सिमम सारे सारे बच्चों, यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं तो आपका भी बच्चों आपका भी हक बनता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि सारे विद्यार्थी जो भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, कम से कम जुड़कर अपना शिक्षा ग्रहण कर सके बच्चों। चलिए पांचवा का देखिएगा, पांचवा देखिएगा बच्चों, पांचवे का राइट आंसर क्या होगा? कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्या उन्हें तब प्रेरित समझा जाएगा बच्चों? जो वो प्रश्न पूछेंगे तब उन्हें प्रेरित समझा जाएगा? बताना जरा। देखिए बच्चे एक्टिव कब होते हैं दिमाग में? जैसे कि मतलब क्लास में, जैसे आप मान लीजिए आप शिक्षक हैं बच्चों, पढ़ा रहे हैं, और बच्चे जो आप पढ़ाए बच्चे सुन लिए, उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए बच्चों, तो इससे लगता है कि बच्चे
लिख रहे हैं बस, बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब आपके क्वेश्चन का क्रॉस बच्चों प्रश्न पूछते हैं, जो भी आप पढ़ाते हो उसको क्रॉस पूछते हैं, वो उसका जो उनका कन्फ्यूजन होता है आप दूर करते हैं। बच्चों तो यही तो होता है, यही तो हो जाए प्रेरित बच्चा तभी तो होंगे बच्चों, तभी तो बच्चों को बोलेंगे बच्चों एक्टिव हो आप लोग। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं बच्चों, यह राइट आंसर होगा इसका। दूसरा वाला देखिए, यह एक तो सही है इसका, दूसरा पढ़िए तो आंसर क्या बोल रहा है, मतलब ऑप्शन, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं बच्चों, यह कैसे? मान लीजिए वर्दी पहने नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों का दिमाग नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा बच्चों। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, यह भी तो सही है। लेकिन उपयुक्त रूप से मतलब अगर देखें बच्चों चारों ऑप्शन को, तो सबसे अच्छा आपका ए है। देखिए, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं बच्चों, यह भी सही है कुछ हद तक, लेकिन जो सबसे बेटर है, वहाँ पर ए होगा बच्चों, 5वें का एक सही होगा ना? चलिएगा। छठा देखना है, छठा देखते हैं। आप लोग बच्चों शेयर ज़रूर करिएगा, आपसे बस यही उम्मीद है एक। आपको सारी चीज़ें हम बता रहे हैं बच्चों, 5 या 6 टेस्ट ऐसे देंगे बच्चों, क्योंकि जो सीटेट है ना, सीटेट में जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए, उतना ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से आप वहाँ पर जाकर परफॉर्मेंस कर सकते हैं बच्चों। तो पेपर जितना ज़्यादा हम सॉल्व करा रहे हैं, बस करते रहिए। डेली पेपर का चलेगा बच्चों, डेली रूटीन एक है। जब तक सीटेट का पेपर नहीं हो जाता, डेली एक पेपर, मॉडल पेपर हम चलाएँगे। वह सारे प्रश्नों का संग्रह होगा या फिर एक टॉपिक पर होगा, लेकिन डेली चलेगा। आप ज़रूर इसे देखिएगा, किसी एक ही प्लेलिस्ट में उसमें लिखा होगा सीटेट टेस्ट करके लिखा होगा बच्चों, प्रीवियस ईयर प्लस मॉडल टेस्ट करके लिखा होगा, उसे आप ज़रूर फॉलो कर लेना। प्लेलिस्ट में बना देंगे हम प्लेलिस्ट बच्चों ना, और बाकी की क्लासेस बेसिक हैं, आप देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन-सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बताना बच्चों कौन है? इसमें से 6 ऑप्शन पढ़े, मतलब चारों ऑप्शन पढ़िए, छठे नंबर का। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बच्चों, यह हमको लग रहा है सही होना चाहिए बच्चों। अगर आगे नीचे देखते हैं ऑप्शन, अगर नहीं सही रहा तो मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। बच्चों, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। इसका बच्चों में अधिगम सुधार से क्या लेना-देना है, बताना? देखिए, आप मूल्यांकन बच्चों का कर रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन नियमित कर रहे हैं, उससे बेटर तो हमको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। मतलब बच्चे एक-दूसरे से बात कर सकें, एक-दूसरे से प्रश्न पूछ सकें, ताल्लुकात बना बढ़ा सकें एक-दूसरे से बच्चों, जिससे कि उनका जो है अंदर का जो डर है बच्चों खत्म हो सके। बच्चे को जब डर खत्म होगा बच्चों, तो हर जगह वह बच्चों सर्वाइव कर जाएँगे और शिक्षक से भी प्रश्न पूछने में नहीं डरेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शिक्षक से प्रश्न पूछने में डरते हैं बच्चों। तो मतलब कि हमारा ये इससे अच्छा तो हमारा फर्स्ट वाला सही है, इसको काट दीजिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। बच्चों, यह भी सही है, लेकिन कुछ हद तक सही है। समझ रहे हैं? यह भी सही है, बिल्कुल अपने आप में देखा जाए तो यह भी सही है। बिल्कुल सही बच्चों। है ना? बिल्कुल सही है ये भी। अभी हम दिखाते हैं आगे। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। बिल्कुल सही है भाई बच्चों, इनसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो हमको तो फर्स्ट लगा बच्चों, क्योंकि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए बच्चों, कि वह एक दूसरे से बातचीत करे। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, जो बच्चों के अधिगम में सुधार करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है बच्चों। ऐसा करने से पता है क्या होगा? बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है बच्चों। यही बहुत ज़रूरी है, मतलब कि राइट आंसर आपका ए होगा। 7वां देखिएगा। बच्चों, सीडीपी बहुत ही घोर कर पिला देंगे आपको। बस क्वेश्चन करते चलिए, क्वेश्चन से बाहर शायद ही आपको देखने को मिले। वैसे तो बस जैसे ही आपका 5 टेस्ट पूरा फुल खत्म हो जाएगा, जैसे 2019 का, 2019 में पेपर हुए थे, 2019, 2018, 2020 बच्चों। इसके बाद 2017, 2016, 2016 तक हम पेपर कराने के बाद आपका केवल मॉडल टेस्ट लाएँगे बच्चों सीडीपी का, और बाकी की बेसिक क्लास आप देखते रहिए, जो क्लास हैं, जैसे एनवायरनमेंट के हैं, जैसे कि आपका मैथ का है, वही सारी चीज़ें पूछी जाएँगी, इसमें घबराने की बात नहीं है। है ना? जो यूपी टेट में लगभग-लगभग हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है बच्चों? 7वें का राइट आंसर बताइएगा, किस तरह की मदद करेगा? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह का मदद करता है? 7वें का जो राइट आंसर होगा बच्चों, वह दूसरा होगा। देखिए तो, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए बच्चों क्या होता है, अनुशासन बच्चों ज़रूरी होता है। क्या क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए बच्चों
अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों, क्या है? अनुशासन है। इस चीज़ को याद रखना। बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में बच्चों पहला ऑप्शन तो सदासत गलत है। चुप्पी साधे रहने में बच्चों ये भी गलत है। बच्चों ये प्रश्न बहुत आसान था। इसमें देखते ही आंसर पकड़ा जाता बच्चों, आप दूसरा लगाते, है ना? तुक्का भी मारते तो भी 2 ही मारते आप, हमें पता है। अगर थोड़ा बहुत पढ़े होते सीडीपी तो। आगे चलिए। बच्चों यह सीडीपी प्लस पेडोलॉजी सब इसमें आ जाता है। पेगोलॉजी मतलब बच्चों हर क्षेत्र से, हर फील्ड से आपको 15-15 क्वेश्चन मिलेगा। अगर 5 सेक्शन है तो 15 का 5 में गुणा कर लो बच्चों। 15 पचे 75 क्वेश्चन आपका इस तरह पेगोलॉजी के हो जाएंगे। बाकी के और देख लीजिए आप अपना, और बाकी के जो थोड़े बेसिक क्लासेस के होते हैं वो रहते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 8वें का राइट आंसर बताना बच्चों। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 8वें का जो राइट आंसर है देखिएगा, पढ़िएगा, पहला क्या बोल रहा है? पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। बच्चों के भाषा विकास में केवल, बच्चों बस भाषा विकास में, गलत है बच्चों, पहला गलत है। दूसरा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं बच्चों, यह सही है। दूसरा 100% सही बच्चों, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा तीसरा पढ़िएगा। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की सहायता क्षमता जीनों जीन द्वारा बच्चों, जो जीन होते हैं ना हमारे पास, जैसे कि माता पिता से जो मिले होते हैं, जीन द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है बच्चों, गलत है। इसमें जीन वगैरह नहीं बच्चों, ये भी गलत। बच्चों आपका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, यानी कि 8वें का दूसरा आपका परफेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। करते रहिए बच्चों, 30 तक आराम आराम से चलेंगे, फिर उसके बाद फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैथ से हमें फास्ट हो जाना है। मैथ और उसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे। 9वां देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है बच्चों? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मतलब पियाजे के द्वारा क्या सिद्धांत, कौन से सिद्धांत दिए गए थे, वह तो पहले याद होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर नहीं है तो ऑप्शन में रख जाएगा बच्चों आसानी से। मतलब पियाजे स्विट्जरलैंड के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे बच्चों। उनके द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था बच्चों। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे कौन से सिद्धांत दिए थे बच्चों? विकासात्मक का बच्चों इन्होंने सिद्धांत दिया था बच्चों। गुणात्मक चरण का बच्चों इन्होंने सिद्धांत दिया ही नहीं था, तो राइट आंसर हमारा तो इसमें यह हो जाएगा। देखते ही पता चला बच्चों, बच्चे अपने पर्यावरण पर प्रक्रिया क्रिया करते हैं बच्चों, यह तो सही है। यह विकासात्मक सिद्धांत का एक एग्जाम्पल है बच्चों, है ना? यह हो सकता है। इनके अनुसार अगर देखा जाए बच्चों, तो बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है तथा परिमार्जित होता रहता है बच्चों। अर्थात बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं तथा अपनी दुनिया के विषय में ज्ञान का निर्माण और प्रयोग करते हैं बच्चों। नो सॉरी, उपयोग करते हैं। प्रयोग तो करते हैं प्लस उपयोग भी उसका करते हैं, जो वहां से वो अर्जित करते हैं पर्यावरण से बच्चों। यानी कि हमारा गुणात्मक चरण तो होगा ही नहीं बच्चों, योगात्मक होता तो हो सकता था। इसका राइट आंसर हमारा बच्चों क्या होगा? दूसरा होगा। दूसरा राइट आंसर होगा, मतलब यह नहीं होगा। यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता था, है ना? बच्चे देखिए, तीसरा देखिए, पढ़िए तो। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं बच्चों, यह सही है। निरंतर अभ्यास में अधिगम होता है बच्चों, यह भी सही है। यानी कि मतलब इसमें जो गलत आंसर होगा इसका, यह होगा विकास, मतलब यही सही होगा हमारा दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। 10वां देखिएगा। 10वां बहुत ही आसान है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है के बारे में बात कर रहा है बच्चों। तो 10वें का राइट आंसर आप खुद बताइएगा, पढ़िए पहले अच्छे से बच्चों। अनुक्रियात्मक बच्चों, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति बच्चों। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यह पूर्व संक्रियात्मक विचार का सीमा नहीं है, एक कोई सीमा नहीं बच्चों। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है बच्चों। इसमें दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक। क्या है बच्चों? पूर्व संक्रियात्मक है अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होती ही है। हाँ, निश्चित होती है बच्चों। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर बच्चों दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। जैसे आप देखते हैं ना, कभी-कभी क्या होता है, बाबा जी अगर साइकिल लेकर जा रहे होते हैं, कुछ कोई भी हो, बच्चों जा रहे होते हैं, अगर मान लीजिए उसका चप्पल ही गिर गया या फिर कोई चीज़ वो लेके जा रहे हैं, तो वही अगर डोलची-वोलची गिर जाती है साइकिल से, तो बच्चे दौड़ते हैं उठाने के लिए। अभी बच्चों देखते होंगे कि जैसे टाली-वाली गाँव में आ गया कभी काल के, हम लोग जब छोटे-छोटे थे तो उसमें क्या होता था बच्चों, गाँव में जब टाली-वाली आ जाती थी, किसी का सामान-वामान ढुलाई होता था, टाली आ जाती थी, और जब वो टाली खाली जाया करती थी, तो हम लोग उस टाली को ढकेलते थे, चढ़ान रहता था, ढकेलते थे बच्चों। तो इसमें क्या बच्चों को नहीं पता होता था कि हम किसका हेल्प कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं बच्चों, है ना? तो ये पूर्व संक्रियात्मक के अंदर आ जाता है, जिसको पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया है। ये 2 से 7 वर्ष तक को होता है बच्चों।
बच्चों वो खेल हो गया, चाहे अनुकरण हो गया, चाहे चित्र निर्माण हो गया तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है बच्चों ये। धीरे-धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है। फिर उसके बाद किंतु उसके बाद क्या होता है बच्चों, किसी भी कार्य के संबंध तथा तार्किक चिंतन भी उनके अंदर आ जाता है, अनभिज्ञ। मतलब एक तरह से तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहता है बच्चों, है ना? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? इसमें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं होती है पुरुष क्रियात्मक में। राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? दूसरा सही होगा। इसमें प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है, अमन्यता होता है बच्चों, और इसके बाद अनुक्रमणीयता होता है, लेकिन इसमें दूसरा गलत है बच्चों। चलते हैं अगला। चलिएगा, अगले पेज पे चलते हैं। थोड़ा-सा कोऑपरेट ज़रूर करेंगे आप, थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ हैं और सही हो जाएँगे धीरे-धीरे। आपके लिए हम तो हमेशा बच्चों एक्टिव ही रहते हैं, है ना? देखिएगा, डैश, डैश, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों खेल किस प्रकार से बच्चों के एक तरह से कह लीजिए कि उनके विकास में अपना भूमिका निभाता है खेल। बच्चों खेल से क्या होता है? केवल शारीरिक विकास ही होता है क्या? नहीं बच्चों, खेल द्वारा अगर देखें, खेल के द्वारा बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है। जैसे अगर आप टीम बना के खेलते हो बच्चों, तो उसमें सहयोगात्मक भावना का विकास होगा। समझ रहे हैं ना? सहयोगात्मक। बच्चों और क्या विकास होगा? जैसे बच्चों में प्रतियोगी प्रतियोगी की भावना आएगी, प्रतियोगिता करने का उत्सुकता जगेगा। अरे! ये हमको कैसे हरा दिया? बच्चों देखते होंगे अगर भाई-भाई है ना, तब भी खेल में, मैच में या फिर क्रिकेट में लड़ाई हो जाती है, हमेशा हो जाती है। क्योंकि उसमें बच्चों को यह हो रहता है, अरे! हम कैसे हार गए? हम की भावना आ जाती है बच्चों, ये हमें कैसे हरा दिया? अगर हमें इस बार हराया है, तो पिछली बार इसको मतलब अगली बार इसे हम हराएँगे। इस तरह की भावना होती है बच्चों। इसके बाद तीसरा अगर बोला जाए, बच्चों का शारीरिक विकास तो होता ही है बच्चों, ये तो निश्चित है। बच्चे अगर खेलेंगे नहीं, जो बच्चे देखते होंगे, जो दिमाग से तेज़ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ 1-2 बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, घर में रह जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि मिट्टी वगैरह में खेलते हैं बच्चों। वो कितनी बार भी गिर लेते हैं बच्चों, उनका कलेजे हड्डी वगैरह टूट भी जाता है, तो फिर भी वह प्रौढ़ हो जाते हैं, इसे बोलते हैं। मतलब मजबूत हो जाते हैं और उनका शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। ना? दौड़ना, भागना, चलना, उछल-कूद मचाना। लेकिन जो बच्चे घर में ही रहते हैं 5 साल, 6 साल तक, फिर उसके बाद उनकी शारीरिक विकास रुक जाती है। शारीरिक क्षमताएँ रुक जाती है। बाद में उनको डिज़ीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और चौथा है बच्चों, टीम वर्क करने की भावना विकसित हो जाती है। आखिर टीम में कैसे काम किया जाता है? किसको? देखते हैं हम क्रिकेट में, अरे! चलो तुम उधर सेट हो जाओ, तुम पीछे कीपिंग करो, तुम पीछे हमारे चलो जिधर बॉल फेंक रहे हो उस साइड चलो, तुम जो साइड से कीपिंग करो। मतलब ये सारी भावनाएँ होती हैं। एक तरह से ये क्या जगाती है बच्चों? टीम की भावना, टीम वर्क की भावना जगाती है ना? तो राइट आंसर बच्चों इसका क्या होगा? चौथा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है बच्चों, यही तो गलत है और सब के सब सही। देखिए ऑप्शन पढ़ने से ये पता चल जाएगा, कोई समय नहीं बिताता बच्चों। युवा बच्चों में जब वो बच्चों खेलते हैं, तो वो क्या समय बिताने के लिए खेलते नहीं बच्चों, वो बहुत सारी चीज़ वहाँ सीखते हैं। हो सकता है कुछ को लगे यह सही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमारा संज्ञानात्मक मतलब एक तरह से विचार के रूप में देखा जाए, सीखने के रूप में या फिर सीडीपी के रूप में देखा जाए बच्चों, तो यही हमारा गलत है। यानी कि राइट आंसर हमारा 4 है। आगे चलिएगा। देखिए सब कुछ सही है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ये सही है। दूसरा वाला, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है बच्चों, बिल्कुल उत्तेजित करता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं बच्चों, बिल्कुल कौशल कौशल तो हासिल करेंगे ही ना। हमारे चौथा गलत है। 12वां देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है बच्चों? गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इसका राइट आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हैं बच्चों। पहला इसका सही है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं बच्चों, यही तो। अगर आप किसी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो उसको 10 जगह दिमाग दौड़ाइए, तब पता चलेगा अरे! ये तो इस विधि से भी सॉल्व हो रहा है, इस विधि से भी सॉल्व हो रहा है। मतलब एक तरह से आपके अंदर जो गंभीर रूप से सोचने की जो बच्चों सोचने की क्षमता है ना, हम जो आमंत्रित करते हैं, किस प्रकार से आमंत्रित करेंगे उसे? मतलब हम एक चीज़ को कितने प्रकार से घुमा-घुमा के कर सकते हैं। जैसे आपको लगे कि अरे गेंद चला गया इस बाड़े में, इस बाड़े की दीवारी तो बहुत बड़ा है। अब कोई चाबी लेकर आए इस बाड़ का तब गेंद निकलेगा, है ना? ये सोचिए, तो जब तक आप सोच रहे हो तब तक दूसरा बच्चा क्या करेगा बच्चों फाँद कर लेकर चला आएगा। या फिर क्या करेगा या फिर एक चीज़ और कर सकता है, या फिर दूसरे को फँदा दे, या फिर दूसरे को उठा के चढ़ा दे। मतलब या सकता है हो सकता है गेट पकड़ के चढ़ जाए, बच्चों गेट के नीचे से घुस जाए। जब तक आप चाबी लेने जाओगे तब तक यहाँ पे प्रतिक्रिया हो गई रही होगी बच्चों, है ना? वो अलग-सा कौशल है बच्चों। बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। आखिर इस गेंद को हम एक ही विधि से क्यों निकाल सकते हैं? केवल चाबी से निकाल सकते हैं? नहीं, बहुत सारी विधि हैं। छलांग मारकर, छलांग लगाकर भी लाया जा सकता है। इस प्रकार से तार्किक क्षमता, जैसे आप कोई मैथ सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि 2 गुणे हमको 4 लाना है, तो 4 आप 2 तरीके से लिया ला सकते हो, 3-4 तरीके से ला सकते हो बच्चों। 8 - 4 करो तब भी 4 आएगा। 2 गुणे 2 करो तब भी 4 आएगा बच्चों। जो सो 5 - 1 करो तब भी 4 आएगा। बच्चों अगर हम 8 गुणे 2 बटे बच्चों क्या करते हैं, 8 गुणे 2 बटे 4 कर देते हैं, तो भी देखो
4 आ गया, मतलब 4 लाने की बहुत सारी क्रियाएँ हैं। ये दिमाग में अगर चल गया आपके ना, तो यही बच्चों गंभीर रूप से सोचने की क्षमता जो है आमंत्रित करता है, मतलब पहला सही बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। बताइए समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है बच्चों। शाबाश मेरे शेरों, बस शेयर करते रहना अपनी चीज़ों को। बच्चों यहाँ पर लास्ट तक बने रहना, तभी जाके सारी चीज़ें आप सीख पाओगे। 100% बच्चों यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको प्रश्न से ज़्यादा हम जो एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, वो समझना है ना? बस आधे घंटे या फिर 45 मिनट हम स्लो चलेंगे, फिर उसके बाद आराम से तेज हो जाएँगे बच्चों। देखना, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है बच्चों? 13 का राइट आंसर बच्चों दूसरा है। इसमें साफ-साफ दिख रहा है बच्चों, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना बच्चों, यही तो है जो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बच्चों रैंकिंग वगैरह नहीं करता है बच्चों, ये सब गलत है। देखिए जिसमें से रैंकिंग लिखा है काट दीजिए, है ना? लेबलिंग बच्चों ये सब गलत है, लेबलिंग वगैरह नहीं बच्चों। ये हमारा राइट आंसर हमारा यह है, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना बच्चों, यह राइट आंसर है। अगला देखना 14, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है बच्चों? कौन-सी कथन बताती है बच्चों? ये कथन है। तो इसमें बच्चों डायरेक्ट आप लगा सकते हैं स जो स्कूल होते हैं बच्चे, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है बच्चों। यही है बच्चों, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन बताता है? तो बच्चों यही है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है बच्चों। 4th इसका राइट आंसर होगा ना? अगला देखिए। कोहलबर्ग बच्चों, कोहलबर्ग आ गए। अब कोहलबर्ग के बारे में कौन-कौन नहीं जानता बच्चों? सभी जानते हैं, सभी जन जानते हैं, सभी जन, है ना बच्चों? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है बच्चों। नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित किया था इन्होंने बच्चों, आपको पता होगा। अधिकांश लोग उच्च नैतिकता में विश्वास करते हैं तथा सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है बच्चों। इस प्रकार वे अधिकांश कार्य नैतिक तर्क के अनुसार करते हैं। बच्चों नैतिक, अपने अंदर नैतिक ला लीजिए एक तरह से। जैसे कि आपको अगर लगेगा, देखिए बच्चों नैतिकता जो होती है आदमी का, ये बचपन से ग्रहण होता है हमें, है ना? और प्लस सामाजिक से सीखने को मिलता है। कुछ चीज़ें माँ-बाप से मिलती है नैतिकता बच्चों, और कुछ हमें समाज से ग्रहण करने पे मिलता है ना? तो इस तरह से नैतिकता का हमारे विकास होता है, और इस नैतिकता से बच्चों हम सीख पाते हैं आखिर हमारे साथ क्या गलत किया जा रहा है, कौन गलत कर रहा है, या फिर हमारे बारे में कौन गलत चाहता है। आखिर हमारे साथ किसने छल किया? ये सारी चीज़ें नैतिकता पर, आपके सोच पर डिपेंड करती है। बच्चों 15 का जो राइट आंसर बच्चों 4th है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। बच्चों कौन? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के अनुसार हमने पाया था कि नैतिकता का सिद्धांत बच्चों, नैतिकता का सिद्धांत नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में संबंध बताता है बच्चों। यह सब गलत है बच्चों। आगे देखना 16, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है बच्चों। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र बच्चों, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उस संदर्भ को संदर्भित करता है बच्चों कि जिसमें जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। इस सिद्धांत को सोवियत मनोवैज्ञानिक लीव वाइगोत्स्की बच्चों, इनके द्वारा विकास विकसित किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चों 16 का क्या होगा? 4th होगा। इसमें भी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर को या फिर सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं बच्चों, यही तो होता है निकटवर्ती विकास बच्चों। इसे वाइगोत्स्की वैज्ञानिक थे बच्चों, जो कि सोवियत यानी कि रूस के थे बच्चों ये। सोवियत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक इनको बोला जाता है बच्चों। इनका पूरा नाम था लीव वाइगोत्स्की, द्वारा विकसित किया गया था बच्चों। यह निकटवर्ती विकास बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सोवियत बच्चों, यहाँ से देखिए आप यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी, और बच्चों सीटेट के लिए भी फोड़ेंगे इसको। यानी कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत बच्चों यही है कि सॉरी कोहलबर्ग में चले गए, मतलब वाइगोत्स्की का बच्चों निकटवर्ती का विकास यही है कि उसमें बच्चे मतलब एक तरह से किस प्रकार का, मतलब बच्चे किसी सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। नैतिकता का, नैतिकता पे फिर चले गए? नहीं बच्चों। मतलब कि एक तरह से कह लीजिए इसको क्या कहते हैं, सहयोगवाद या फिर सहयोग सहयोग का विकास, सहयोग विकास के नाम से इसे जानते हैं। इस तरह संदर्भ कर सकते हैं आप इसको। मतलब मिला-जुला कर हमको यह सीखना कहना है कि एक संदर्भ को इसमें कह लीजिए जिसमें बच्चे क्या करते हैं बच्चों, सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करके सीखते हैं। तो मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा? जो चौथा होगा। और आगे ऊपर पढ़ सकते हैं आप। देखिए विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी ज़िम्मेदारी लेता है बच्चों, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है बच्चों, है ना? और आगे देखना उस सीखने के इस बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है बच्चों, नहीं। राइट आंसर इसका बच्चों डी होगा। एक उभयलिंगी व्यक्ति एक उभयलिंगी व्यक्ति क्या समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है? क्या स्त्री लक्षणों और पुरुष
पुरुषों को संदर्भित करता है। बच्चों उभयलिंगी की बात किया जा रहा है। बच्चों उभयलिंगी की जब बात किया जा रहा है तो इसमें जो 17 का है दूसरा तो सदासत गलत है बच्चों ना, सदासत गलत है ना दूसरा। बच्चों समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं को पालन करता है बच्चों, कैसे? उभयलिंगी है तो कैसे लिंग भूमिकाओं को फॉलो करेगा बच्चों? ये कैसे फॉलो करेगा? पालन कर ही नहीं सकता बच्चों। देखिए उभयलिंगी व्यक्ति में आम तौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है बच्चों, यही राइट आंसर इसका होगा तीसरा। में ऋढ़ में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है बच्चों, यह कैसे कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हो बच्चों? ये कदापि गलत है, कदाचित गलत है, अन्यथा के लिए गलत है बच्चों, मतलब 100% गलत है बच्चों। आपका तीसरा सही होगा। देख लीजिए वो उभयलिंगी का मतलब क्या, न पुरुष हो सही से, ना ही स्त्री हो सही से बच्चों, है ना? जिसको समाज हमारा बहिष्कार करता रहता है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी नियम कानून बन रहे हैं, सरकार बना रही है अलग अलग राज्य बच्चों। बच्चे डैश 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 को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं बच्चों, किसके द्वारा ग्रहण करते हैं बच्चों? सामाजिकरण से ग्रहण करते ही हैं, करते हैं बच्चों। 18 जो है बच्चों बहुत बेस्ट होता है ऑप्शन, ये सीखने के लिए बहुत उपयुक्त है सामाजिकरण बच्चों। बच्चों संस्कृत से भी वह संस्कृति से भी अपनी संस्कृति से भी वह क्या करते हैं बच्चों? लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं बच्चों। केवल और केवल बताएं किससे नहीं करते? ट्यूशन से नहीं करते। ट्यूशन मतलब क्या बच्चों? मीडिया से करते हैं बच्चों, मीडिया से करते हैं, लेकिन ट्यूशन से नहीं करते हैं बच्चों। ट्यूशन एक ऐसा है, इसको छोड़कर इनमें जो चारों तीनों के तीनों ऑप्शन है बच्चों, ये लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, याद रखना। 19 देखिएगा बच्चों। 19 मानकीकृत मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या है बच्चों? 19 का मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होता है बच्चों। यानी कि जो 19 का राइट आंसर बच्चों वह क्या होगा? दूसरा होगा। दूसरा इस राइट आंसर होगा इसका। आगे चलिए, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं था। 20वां देखिएगा बच्चों, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? एकाधिक एकाधिक पहले क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए 20वें का। दोस्तों गार्डन के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार अगर आप सोचेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? पहला 7 प्रकार की प्रतिभा का मतलब बुद्धि बच्चों, 7 प्रकार की बुद्धि होती है। 7 प्रकार की बुद्धि होती हैं। किसी में 2 या 2 से अधिक यानी कि मुख्य प्रतिभा जो प्रतिभा वाले होते हैं हो सकती है। मतलब किसी में कह लीजिए 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिसमें 7 प्रतिभा संतुलित रूप से होती है बच्चों। जो हर एक फ़ील्ड में माहिर होते हैं बच्चों, हर एक सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं बच्चों, हर एक सब्जेक्ट को समझ लेते हैं बच्चों आपकी तरह और उसका अच्छा परिणाम भी उनको मिलता है बच्चों। यानी कि जो 20वें का जो राइट आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा? तीसरा सही होगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है बच्चों, यही सही है बच्चों, 7 प्रकार की हो सकती है। ये किसने बोला था? ये भी पता होना चाहिए बच्चों, गार्डनर ने बोला, गार्डनर बच्चों इसको याद कर लेना। गार्डनर के अनुसार 7 प्रकार की होती है ना? चलिए 21 देखिएगा बच्चों 21 शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। यानी 21 का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। यानी कि 21 का जो राइट आंसर है बच्चों क्या होना चाहिए? दूसरा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, यानी कि राइट आंसर बच्चों क्या होगा? दूसरा। बच्चों चलिए हम केवल 30 प्रश्न ही कराते हैं, केवल सीडीपी का करा लेते हैं आज क्योंकि लंबा समय हो गया ना। केवल 30 प्रश्न ही रखते हैं। डेली 30-30 प्रश्न रखेंगे अलग-अलग टॉपिक से, कभी सीडीपी का, कभी मैथ का बच्चों, कभी किसका, मतलब हर एक टेस्ट आएगा आपका टॉपिक वाइज़। जब ये पाँचों के पाँचों टेस्ट सीरीज़ खत्म हो जाएँगे बच्चों, मतलब कि ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके, तो जब पाँचों के पाँचों खत्म हो जाएँगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक में इसको मर्ज कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं उसको, है ना? एक में मर्ज कर देंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के समय एक ही बार में उसे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर बच्चों दूसरा होगा। चलिए तो 9 प्रश्न और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है? इनमें से कौन-सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? अच्छा नहीं है बात किया जा रहा है बच्चों। 22वें का जो राइट आंसर होगा, देखिए बच्चों भारत में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है बच्चों। आपको पता होगा 86वें नंबर का संविधान संशोधन बच्चों सन 2002 में आया था, है ना? उसमें कहा गया था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी और उस समय हमारा मौलिक अधिकार 11वें नंबर का जोड़ा गया था बच्चों। यह अनुच्छेद नंबर 21 ए में है। आप इसे देख सकते हैं। इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा अनिवार्य किया गया है बच्चों, है ना? 2009 के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है कि बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों 6 से 14 साल के बच्चे काम नहीं कर सकते। अगर माता-पिता इसमें लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। विकल्प नंबर 2 बच्चों दिए गए विकल्पों में से सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर 2 देखिए नहीं है, यही तो नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कौन-सा नहीं है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया बच्चों। इसमें क्या बोला गया है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है बच्चों।
सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित इसमें से कौन-सा नहीं है? तो विकल्प नंबर 2 नहीं है और बाकी के बाकी सब हैं बच्चों। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है बच्चों। बिल्कुल, पहला सही है। तीसरा भी देखिएगा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है बच्चों। बिल्कुल बच्चों। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है बच्चों। मतलब कि दूसरा जो है बच्चों, इससे संबंधित नहीं है, मूल्यांकन से संबंधित नहीं है बच्चों, दूसरा वाला। है ना? याद रखना। चलिए आगे। बच्चों में प्रतिभाशाली के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर बच्चे प्रतिभाशाली हैं कि एक अनुशासित दिनचर्या हो सकती है बच्चों। 23वें का बच्चों, सबसे बड़ा चीज़ है बच्चों अनुशासित दिनचर्या। लेकिन बच्चों इसमें यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। कितने बच्चों तो यही टिक कर देंगे, हमें पता है बच्चों। बच्चों में प्रतिभाशाली आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है बच्चों। किसके कारण बच्चों? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। बच्चों उसके कारण बच्चों के अंदर प्रतिभाशाली मतलब बच्चों में प्रतिभाशाली दिख सकता है। मतलब बच्चों में प्रतिभाशाली आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकता है बच्चों। है ना? समझ सकते हैं कि नहीं? जैसे कि बात करें दिन हो रहा है कि रात हो रहा है बच्चों, ये आपको पता है। उसके साथ अपना शेड्यूल आप सेट कर रहे हैं पढ़ने का, खाने का बच्चों। जैसे कि अब मान लीजिए आपको कभी खेलना भी है तो उसके पूरे लिस्ट में बच्चों आपके शेड्यूल में खेलने का भी शेड्यूल होना चाहिए। 1 घंटे, आधे घंटे का या फिर थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट का बच्चों होना चाहिए। तो इस प्रकार के आप शेड्यूल बनाएँ जो कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया हो बच्चों। समायोजन बैठा दे। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से बच्चों इसे क्या कहते हैं हम लोग? दूसरा सही इसका। चलिए आगे देखिएगा। बच्चों अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़ी भी दिक्कत हो ना, थोड़ा-सा आप कमेंट ज़रूर करेंगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आपको उसको सही किया जाएगा अन्यथा अगर सही है तो उचित रूप से चलते रहिए, है ना? अपने क्रम में चलते रहिए बच्चों तेज़ी के साथ। 24 नंबर देखिएगा बच्चों, सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है। जो जो बच्चों आवश्यकता होती है तो जो 24 का देखिएगा क्या होगा बच्चों, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है बच्चों। बिल्कुल, कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है बच्चों। मतलब 24 का जो तीसरा है बच्चों ना, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना और उनका उपयोग करना बच्चों। यही एक माहौल है बच्चों में। बच्चों अगर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जो विद्यार्थी होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है बच्चों। अनेक जगह होता है। आप देख सकते हैं अपने माहौल में, अपने समाज में देख सकते हैं बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़े इसके जो एग्ज़ाम्पल है बच्चों, हमारे हमारे बच्चों सबसे बड़े कानून मंत्री बच्चों कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी। बच्चों जो इस समय अगर देखा जाए बच्चों, हमारे संविधान के जो पिता कहे जाते हैं बच्चों, उनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है बच्चों। बहुत ही सोचने में बहुत अजीब लगता है बच्चों। बच्चों जात-पात कुछ नहीं होता है, राइट आंसर इसका तीसरा होगा। चलिए मानवता सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों, मानवता, मानव का प्यार, मानव का प्यार जिसके प्रति जग जाए बच्चों, है ना? वही सबसे बड़ा मानव है, याद रखना। और ये प्यार बच्चों किसी एक कौम के साथ नहीं किया जा सकता या फिर कौम के साथ नहीं किया जा सकता। ये हर कौम को एक तरह से बच्चों, हर कौम को इजाज़त देती है, चाहे जिसके साथ चाहे जो कर ले। लेकिन एक लिमिट में बच्चों, है ना? सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिएगा 25 उसके तरफ नहीं जाते हैं, अन्यथा हम बहुत घोर अपराध में लिप्त हो जाएँगे बच्चों। वो सब सारी चीज़ें एक तरह से बच्चों जो अच्छा कर्म किया होता है उसको मिलता है। आगे देखिएगा। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो 25वें का जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो दूसरा हमको दिख रहा है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग पर बच्चों। यह होगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। थोड़ा एक बार फिर से पढ़िएगा तो, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। जो प्रतिभाशाली हैं और सृजनात्मक हैं बच्चों, मतलब कि एक तरह से अपनी सोच विकसित, मतलब अपने अनुसार, अपने सोच के अनुसार कुछ बना दें बच्चों, वो सृजनात्मक होते हैं। मतलब बच्चों इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है थोड़ा-सा ही बच्चों को पढ़ाता-पढ़ाता थोड़ा-सा ही इसको बच्चों को ज्ञान देता है और बच्चे उसके बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत कुछ सृजन कर लेते हैं बच्चों। ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है बच्चों? मतलब कि शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर बच्चों। 25 का राइट आंसर बच्चों दूसरा है, सबसे बेस्ट राइट आंसर बच्चों यही है। जैसे शिक्षक आया, अनुकूलित माहौल पाया, बच्चों को अनुकूलित किया, मतलब एक तरह से समझाया और प्रेरक प्रेरक मतलब बच्चों प्रेरक निर्देश जैसे कुछ इंडिकेट करना और इस इंडिकेट से ही एक इंडिकेट से बच्चे बहुत कुछ या फिर सब कुछ समझ जाएँ। है ना बच्चों? यही प्रतिभाशाली बच्चों का एक तरह से कहा जाता था बच्चों कि उनके अंदर यह गुण है प्रतिभाशाली बच्चों का, है ना? जिनका बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, है ना? आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? दूसरा। आगे चलते हैं।
बच्चों 30 प्रश्न बस करेंगे सीडीपी का। इसके बाद नेक्स्ट माने मतलब कि कल बच्चों हम मैथ का कर लेंगे। इस तरह 30-30 प्रश्न करके खत्म कर दिया जाएगा। घबराइएगा मत, है ना? सब होगा, सारे टेस्ट होंगे। अभी पेपर में समय बच्चों तब तक अगर अगर हमारे पास 30 1 महीने भी हैं, तब तक हम कम से कम नहीं तो बच्चों आपको 30, अगर कभी-कभी हमारा मूड सटक गया बच्चों, तो कम से कम हम करा देंगे आपका 3-4 टेस्ट एक ही में लेकर। इस तरह से करा देंगे। देखिएगा मैराथन में सब कुछ लेकर बच्चों इतना विधिवत कराया जाएगा। बस इस तरह पढ़ते चलिए आप, बस कंटिन्यू बनाए रखिए। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है बच्चों? कौन-सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है इसमें है यहाँ पर यह बताना है आपको। 26 का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? दोस्तों इसमें बेचैन होने का अक्सर उन्हें फटकार लगाना बच्चों, यह गलत है। यही तो नहीं है, यही तो नहीं है बच्चों, यही तो नहीं है और सब हैं देखिएगा। एक कार्य को छोटे प्रतिबंधी खंडों में तोड़ना बच्चों, बिल्कुल। बहुत बड़ा कार्य है बच्चों तो उसे आप 2 से 3 बार में कर लो, 3 से 4 बार में कर लो, जिससे कि पूरा हो जाए कार्य, आपको मतलब परेशान होने का नौबत ही ना आए। तीसरा पढ़िएगा, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना। बिल्कुल बच्चों, एक चीज़ से आप नहीं सीख रहे हो तो दूसरा उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़े है, अगर आप सीख नहीं रहे हो तो छोड़ के चले जाओ, नहीं बच्चों। अगर एक माध्यम से कोई चीज़ आप नहीं सीख रहे हो तो दूसरा माध्यम आपको उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पढ़ना है बच्चों, आगे बढ़ना है ना? पीछे नहीं रहना है, ये सारी चीज़ें। दैनिक, देखिएगा दैनिक उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश बच्चों, बिल्कुल, बिल्कुल। दैनिक कार्यक्रम जो भी आप करते हो अगर शारीरिक गतिविधि नहीं करते हो बच्चों तो जाम हो जाएगा चक्का। और जब चक्का जाम हो जाएगा तो गाड़ी फँसेगी तो फिर समझ रहे हो ना, मूर्छा छूटने लगेगा बच्चों। और उस मूर्छा जब छूटेगा तो बच्चों आपके शरीर का हासमेंट होगा और सारी चीज़ें बच्चों समझ रहे हो ना, दैनिक जीवन से अपने रियल लाइफ से सारी चीज़ें पढ़ के मतलब बच्चों यह हमारा क्या है? ये मनोविज्ञान है, मन की अवधारणा है। इसे आप पढ़ो, मन से सोचो। राइट आंसर बच्चों ए होगा। यही नहीं है उपयुक्त और सब के सब सही हैं। 27 देखिए, 27, 28 दोनों देखिएगा। 28, 27 दोनों आपके पास स्क्रीन पर हैं। 27 कह रहा है अलग-अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो बच्चों डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया में बताना बच्चों ये किसका अक्षमता है? डिस्लेक्सिया कौन-सी अक्षमता को बताता है बच्चों? 27 का बताइएगा फटाफट सभी लोग। हमने ट्रिक्स के माध्यम से बता रखा है बच्चों। बाल विकास का बच्चों एक प्लेलिस्ट में ऑप्शन बना होगा। प्लेलिस्ट में आएँगे तो बाल विकास, सतसी टेट, सुपर टेट्स और यूपी टेट करके बना होगा बच्चों। उसको आप देखेंगे खोलकर, उसमें सारी चीज़ें हमने ट्रिक से बता रखे हैं। जितने भी यह अक्षमताएँ हैं ना शिक्षण की, हमने बता रखे हैं ट्रिक से। आप आराम से याद कर सकते हैं। बच्चों इसमें सृजनात्मक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सृजनात्मक होगा बच्चों, सृजनात्मक। बच्चों अलग-अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करते हैं जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं बच्चों, है ना? जो सृजनात्मक होते हैं, उनके अंदर अलग-अलग सोचने की पैटर्न होती है बच्चों। एक चीज़ को कितने भागों में मतलब कितने तरीकों से सोच सकते हैं बच्चों। बच्चों समझ में आ रहा है? बस ये एक चीज़ नहीं सोच सकते बच्चों। हम वो कभी बता देंगे हम किस चीज़ को यह नहीं सोच सकते और इनके अंदर यही दुर्भाग्य होता है जो इनके साथ छल हो जाता है बच्चों। हम बताएँगे कभी इसको। आगे देखिएगा 28, निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? मतलब कौन-सा है जो कि एक तरह से कक्षा में शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या का हल करने का वर्णन नहीं कर सकता बच्चों। इसमें 3 होंगे जो कि वर्णन कर सकते हैं, 1 होगा जो कि वर्णन नहीं कर सकता है। 28 का राइट आंसर बच्चों, यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों की किसी समस्या का हल करना चाहता है, तो सबसे पहले बच्चों तो इस तरह की उसे उस समस्या विशेष को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। इस प्रक्रिया में चर्चा द्वारा हल निकाला जाता है। शिक्षक को ऐसा करते समय अपनी शब्दावली, विचार आदि के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ऐसा ही समस्या सुलझाने में भी किया जाना चाहिए बच्चों। जैसे कि बात करें, मान लीजिए बच्चे कुछ पूछ रहे हों और टीचर गरमा गए और शब्दावली में अपने मतलब शब्दावली में बहुत सारी चीज़ें रंगीन-रंगीन शब्द भर दिए बच्चों और अपना विचार जो है उनके प्रति गलत ला लिए बच्चों। तो इस तरह के मतलब बच्चों घृणा खा जाता है टीचर ने। बहुत सारे टीचर होते हैं ना, बच्चों से घृणा करने लगते हैं। जब बच्चे उनको लगता है कि बच्चे हमसे बहुत तेज़ हो रहे हैं, बच्चा बहुत तेज़ुकान है, तो उससे हार्ड-हार्ड प्रश्न पूछने लगते हैं बच्चों। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों हमारे लाइफ में, क्योंकि हम टीचर हैं ना, तो हमारे टीचर हमको तो और खुश होना चाहिए कि हमारा बच्चा बहुत तेज़ है, हमारे विद्यालय में पढ़ता है इतना अच्छा बच्चा, जो कि सृजनात्मक है, जो कि अच्छे-अच्छे विचार मतलब बहुत तेज़ है। इसका जो दिमाग है बच्चों ना एक तरह से अपसारी है, अपसारित है, अपसरित है। अभी सरल उत्तर वालों का बच्चों प्रश्न पूछना, यही गलत है इसमें। यही नहीं कर सकता बच्चों। यह यही नहीं कर सकता और बच्चों सब कुछ कर सकता है ना? 28 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 1 सही होगा। चलिए अगला चलते हैं। 29 और 30 दोनों स्क्रीन पे बच्चों, ये लास्ट है। इसके बाद बच्चों हम कल मैथ का और एनवायरनमेंट का दोनों एक में ले लेंगे ना? चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा एक संवेग है? 29 का जो राइट आंसर है बच्चों क्या होगा? 29 का जो राइट आंसर होगा बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा एक संवेग है? 29 का बताइएगा। संवेग मतलब समझ रहे हैं ना? अलग-अलग प्रतिक्रिया देना बच्चों। उत्तेजना क्या संवेग है? बताइएगा।
स्मृति क्या संवेग है बच्चों? स्मृति सोच है बच्चों, संवेग है कोई, उत्तेजना भी संवेग नहीं बच्चों। संवेग मतलब कि एक तरह से डर बच्चों, डर, ध्यान भी संवेग नहीं बच्चों। एक संवेग की बात कर रहा है डर, बच्चों डर इसमें संवेग है। जैसे डर मानवीय भावना का एक मुख्य स्वरूप है बच्चों, जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा या सुरक्षा में धमकी देने वाले किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है बच्चों, है ना? याद रखना इसको, तो डर इसका राइट आंसर होगा बच्चों। यह बहुत अच्छा प्रश्न था, हम इसमें गलत कर दिए थे एक बार, हमको याद है और हमने टेस्ट में गलती किया था बच्चों इसे। टेस्ट हमने जब सॉल्व किया था तो इसे गलत कर दिया था। बताइएगा, गलती करिए अच्छी बात है बच्चों, गलती करना अच्छा है, लेकिन गलती को ना सुधारना बच्चों बहुत बुरा है। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है बच्चों, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है बच्चों? तो इसमें बताइएगा तीसरे का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? तीसरे का राइट आंसर बच्चों क्या होगा? 30 का। एक 3 वर्ष का बच्चा है बच्चों, यह बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है, ठीक है? यहाँ तक तो यह बताता है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से बच्चों, दूध खरीदने के उसके अनुभव पर आधारित है बच्चों, क्योंकि वह दूध खरीदा होगा, बच्चों खरीदा होगा तभी तो बताता है, क्योंकि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बिल्कुल वहाँ पे गया होगा, वहाँ पे खरीदा होगा बच्चों, वो सारी चीज़ें देखा होगा कि आखिर दूध कैसे बनते हैं। ये सारी चीज़ देखने के बाद बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है बच्चों। वो किस प्रकार से मतलब कि इस यह इसका राइट आंसर होगा बच्चों। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान करता है बच्चों? नहीं, नहीं करता, गलत बच्चों। अ, अगले बच्चे को दुनिया का बहुत ही सीमित अनावरण बच्चों, ये भी गलत, द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है बच्चों। मतलब यह बच्चे के दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है बच्चों, किस प्रकार से अपना वहाँ पे जाता है, मतलब राइट आंसर बच्चों तीसरा होगा बच्चों। ये 30 प्रश्न थे बच्चों। इसमें हमने देखिए गणित के भी लिए हैं बच्चों, बहुत सारे प्रश्न, मतलब कि सारे के सारे इसमें यहाँ पे लिया गया है, घबराइएगा मत। ये हम कल करा देंगे, और बच्चों इसमें आगे जो इसका सेक्शन आगे वाला है इसको कल करा देंगे, और इसका तभी पीडीएफ मिलेगा जब ये 30 की 30 मतलब कि सारे के सारे 150 प्रश्न इसमें से हम करा देंगे बच्चों। ये 2018 का है बच्चों, सीडीपी का टेस्ट है, पूरा का पूरा 2018, 1 दिसंबर 2000 9 दिसंबर बच्चों, 9 दिसंबर 2018 को जो पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे बच्चों। तो चलिए धन्यवाद बच्चों, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने मित्रों को जोड़ने का बहुत प्रयास करें बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम कब आएगा, कब निकल जाएगा, आपको समय पता भी नहीं चलेगा बच्चों। तो और सारे के बेसिक क्लास जो हैं, आप चैनल पर आकर बेसिक जो आपके प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें जाकर आराम से आप कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के बच्चों, हर एक सब्जेक्ट के हमने पढ़ा दिए, मात्र संस्कृत और इंग्लिश छोड़कर बच्चों। सारे सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आ जाइए प्लेलिस्ट में बच्चों। धन्यवाद।